बच्चों, हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल का जो निरंतर प्रवाह होता है, कंटिन्यूस जो प्रवाह होता है, उसको हम महासागरीय धाराएं बोलते हैं। धारा के दोनों किनारे पर तथा नीचे समुद्री जल जो है सीधा रहता है। वास्तव में जो समुद्री धाराएं हैं सतह पर बहने वाली नदियों जैसी होती हैं, लेकिन ये उनकी अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं और ज़्यादा विशाल होती हैं। उसके बाद में है महासागरीय धाराओं के वर्ग। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से तापमान के आधार पर दो भागों में बांटी जाती हैं या रखी जाती हैं। पहला है गर्म महासागरीय धाराएं। ये धाराएं उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसी धाराएं जो भूमध्य रेखा के निकट से ध्रुवों की ओर चलती हैं गर्म धाराएं कहलाती हैं। उसके बाद में ठंडी धाराएं। ये धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म प्रदेशों की ओर जाती हैं। ऐसी धाराएं जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं, ऐसी धाराएं ठंडी धाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण देखिए, महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें हम मुख्य जो कारक है उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। जैसे पहला है प्रचलित पवनें, कि पवनों के अंदर अपार शक्ति होती है और पवनें अपने घर्षण के द्वारा महासागरीय जल के ऊपर धाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासागरों के बीच से गुजरते समय प्रचलित पवनें अपने घर्षण शक्ति से समुद्री जल को लगातार अपनी प्रभाव दिशा में आगे धकेलती रहती है। इसी कारण से संसार की जो प्रमुख समुद्री धाराएं हैं वो प्रचलित पवनों का ही अनुसरण करती हैं, अनुगमन करती हैं, उन्हीं के अनुसार चलती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं हैं जो सममार्गी पवनों या प्रचलित पवनों के प्रभाव से ही पूर्व से पश्चिम दिशा को चलती हैं, क्योंकि इन पवनों की दिशा पूर्वी होती है। इसी प्रकार पछुआ पवनों के प्रभाव से जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है और क्यूरोसियो की धारा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में बहती है। इसी प्रकार हम हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर में भी जो धाराओं का जो क्रम है वो प्रचलित पवनों का काफ़ी हद तक अनुसरण करता है। कि यहाँ मानसून पवनों की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन के कारण जो धाराएं हैं उनकी जो दिशा भी है हर 6 महीने के बाद क्या उनमें बदलाव आता है। उसके बाद में है तापमान में भिन्नता, टेम्परेचर डिफरेंसेस। इसका भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए बड़ा योगदान रहता है। जैसे हमें पता है कि गर्म जल जो है हल्का होकर आयतन में फैलता है, इससे उसका तल ऊंचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होकर के नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार जल के तापमान में जो अंतर आ जाता है उसके कारण जो उसका महासागरीय जल का जो तल है उसमें भी अंतर आ जाता है, और जिसके कारण जो गर्म व हल्का जल ऊंचे तल के कारण नीचे तल वाले ठंडे जल की ओर चलना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार क्या है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जल के तापमान में अंतर के कारण उसके तल में भी क्या है अंतर आ जाता है, जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारक बनता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से अधिक गर्मी के कारण हल्का जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर धाराओं के रूप में बहने लगता है। हम इसका उदाहरण संसार के अंदर जो मुख्य महासागरीय धाराएं हैं उसके अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद में है लवणता में अंतर। अब देखिए, मैं पता है कि महासागरों का जो जल होता है वो लवणता वाला होता है, लवण उसके अंदर घुले हुए होते हैं। तापमान बढ़ने से जल का जो घनत्व है क्या है बढ़ जाता है और यह भारी होकर नीचे बैठने लगता है। उसका स्थान लेने के लिए कम खारे जल की एक धारा चलने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए हम भूमध्य सागर की बात करें कि भूमध्य सागर के जल की जो लवणता है अटलांटिक महासागर के जल की लवणता से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की धारा अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर चल पड़ती है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए भूमध्य सागर का अधिक जो खारा है वो भारी जल है बहिस्तल के नीचे ही नीचे अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। इसका मतलब ये है कि भूमध्य सागर और जो अटलांटिक महासागर के जल के अंदर जो एक तरह से संतुलन बना रहता है, क्योंकि बहिस्तल की जो धारा है जो चलती है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के जल में एक संतुलन भी पैदा करती है कि एक तरफ वहाँ से जल आ रहा होता है अटलांटिक महासागर से नीचे नीचे जा रहा होता है बहिस्तल के रूप में भूमध्य सागर की तरफ से धाराओं के रूप में। उसके बाद में वाष्पीकरण
महासागरों के जिन भागों में जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वहाँ न केवल पानी के कम हो जाने से जल का तल जो नीचे हो जाता है, बल्कि वहाँ लवणता की मात्रा बढ़ जाने से भी जल भारी होकर नीचे बैठने लगता है। संतुलन बनाए रखने के लिए महासागरों के अन्य भागों में जल एक धारा के रूप में उस स्थान पर बहने लगता है। इसका कारण क्या है कि जल का जो तल है उसमें अंतर आ जाता है, उसके कारण इस प्रकार की धारा क्या है, उन धाराओं का जन्म होता है। उसके बाद में रोटेशन ऑफ द अर्थ, भूघूर्णन। भूघूर्णन जो है इसलिए भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जलवार कारक माना गया है। जैसे हम बात करें कि पृथ्वी की अपने एक्स पर जो घूर्णन के कारण इस पर कोरियोलिस फोर्स पैदा होती है, जिसके कारण पवनों की तरह समुद्री धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस डिफ्लेक्शन से कई नई धाराओं का जन्म होता है। जैसे हम बात करें अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, उसका कुछ भाग पृथ्वी की अर्थ रोटेशन या डेली उसका जो रोटेशन है उसके कारण दक्षिण की ओर मुड़कर किनारे की धारा का रूप धारण कर लेता है। यानी अर्थ रोटेशन है जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा कारक माना गया है। उसके बाद में है शेप ऑफ कोस्ट लाइन, तटों की आकृति। अब देखिए, तटों की आकृति भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। बड़े पैमाने पर ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्योंकि इससे उनकी दिशा और स्पीड में भी कुछ अंतर आ सकता है। जैसे जब कोई धारा किसी स्थलखंड के पास से गुजरती है तो उसकी दिशा तटीय आकार के अनुरूप होने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार तटों की रुकावट से नवीन धाराओं का जन्म होता है। यानी बहुत सारी धाराएं जब एक कोई महासागरीय धारा समुद्रों महासागरीय धाराएं तटीय भागों से टकराती है तो नई धाराओं का जन्म होता है, क्योंकि धाराएं तटों के अनुरूप चलने लगती हैं। यदि धाराओं के मार्ग में स्थलीय प्रदेश न आए तो धाराएं प्रचलित पवनों के प्रभाव से सदा पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती रहेंगी। परंतु वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मार्ग में आने वाले तट धाराओं को नई दिशा देते हैं, यानी नई नई धाराएं उसे बनती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, जैसे अटलांटिक महासागर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्तरी व दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की रुकावट के कारण उत्तर व दक्षिण की ओर मुड़कर गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील की धारा का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार और भी बहुत से कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में जिम्मेवार है।